Hello everyone, I Sandeep Bihan welcome you all to our today's social science class. Students, in our previous video we had seen the unification of German. Okay, तो कैसे जो है जब सभी जर्मन स्टेट्स को विद द हेल्प ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क एक यूनिफाइड स्टेट बना दिया गया एंड उसमें उसको फाइनली राजा किसको बना दिया था, कैज़र विलियम वन को, जो कि प्रोशिया का ही राजा था, पर जब पूरे जर्मन स्टेट को यूनिफाई कर दिया तो उन्होंने क्या किया, उसी कैज़र विलियम वन को जो प्रोशिया का राजा था उसी को पूरे जर्मन एम्पायर का राजा बना दिया था। आज हम लोग देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जर्मन की तरह ही इटली में भी जो है कुछ रिवॉल्ट्स हुए, कोशिशें की इसी जर्मनी की तरह ही यहाँ के रेवोल्यूशनर्स ने, एंड दे आल्सो गॉट सक्सेस इन यूनिफाइंग द इटली एज अ नेशन स्टेट। सो हाउ इट ऑल हैपन, लेट्स सी। अगर हम लोग इटली की बात करते हैं बिफोर द यूनिफिकेशन, तो इटली जो है बेटा इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्मॉल स्टेट्स। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे इटली का मैप है और ये उस समय 7 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। यू कैन सी हेयर डिफरेंट कलर शोज द डिफरेंट स्टेट्स, 1, दिस ग्रीन कलर 2, दिस ब्राउन कलर 3, बीच में आप एक छोटा सा देख सकते हैं, यहाँ पर एक एरिया है 4, रेड कलर 5, दिस लाइट ग्रीन कलर 6 एंड नीचे जो हमारी येलो शेड है दिस वाज द 7th स्टेट. So these were the 7 different states in which Italy was separated or it was diversified. और दूसरी बात क्या थी, इन सभी एरियाज में अलग अलग जो है रूलर्स रूल कर रहे थे। अगर हम लोग अब यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ओके, इस पोर्शन में ये था हमारा वेनेशिया एंड लोम्बार्डी। ठीक है, ये हमारा लोम्बार्डी है एंड हेयर दिस इज द पार्ट ऑफ वेनेशिया। इटली का ये पोर्शन किसने अपने अंडर लिया हुआ था? इट वाज हेडेड बाय ऑस्ट्रिया, जो कि हैब्सबर्ग एम्पायर में था। तो हैब्सबर्ग एम्पायर का इसके ऊपर रूल था। अब अगर ये बीच के हम कुछ स्टेट्स देखते हैं, सेंट्रल इटली हम लोग इसको बोलेंगे, यहाँ पर रूल था पॉप्स का। ओके, तो पॉप इस एरिया को कंट्रोल करते थे और इसी कारण से इसको जो है पेपल स्टेट्स बोला जाता था। और ये जो आप सदर्न पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर रूल था बर्बन फैमिली का। बर्बन फैमिली फ्रांस वाली नहीं, याद है ना, लुइस 16 फ्रांस में भी कौन थी? बर्बन डायनेस्टी थी। लेकिन ये कौन सी बर्बन फैमिली थी? स्पेन वाली। तो देखो यहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर है, बीच में पॉप्स का रूल है और यहाँ पर जो है स्पेनिश रूलर्स हैं बर्बन फैमिली के। सिर्फ अब बचा ये हिस्सा जिसको हम बोलते हैं पिडमोंट, सर्डिनिया पिडमोंट। दिस वाज द ओनली स्टेट और एरिया इन इटली विच वाज रूल्ड बाय द इटालियन रूलर। सिर्फ यही एक एरिया ऐसा था इस पूरे इटली में जहां पर कि एक्चुअल में किसी इटालियन राजा का शासन था, एंड ही वाज विक्टर इमैनुअल 2। ठीक है, क्या नाम था उनका? विक्टर इमैनुअल 2। तो अब देखते हैं कि कैसे जो है इन अलग अलग स्टेट्स को एक किया गया। जिसेपे मैज़िनी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी 1830 के रेवोल्यूशन वाले पार्ट में पढ़ा था कि वो जो है एक इटालियन रेवोल्यूशनर थे और उन्होंने जर्मन यूनिफिकेशन के लिए इटालियन यूनिफिकेशन के लिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इवन दो उन्होंने एक क्या बनाई थी, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी, इट्स नेम वाज यंग इटली। क्यों बनाई थी उन्होंने? टू फुलफिल हिज गोल ऑफ यूनिफाइंग इटली और टू यूनाइट इटली। लेकिन उस समय दैट इवेंट was unsuccessful, it was suppressed by the conservatives। तो फाइनली हुआ क्या? लेकिन जो उन्होंने उस समय जो कोशिश की थी, it was a kind of milestone as the Frankfurt parliament was in the case of German unification। तो वो एक बहुत अच्छी शुरुआत थी और इसी कारण से जो जिसेपे मैज़िनी है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, he is Giuseppe Mazzini and he was कॉल्ड द सोल ऑफ इटली। इसी वजह से इनको जो है सोल ऑफ इटली या इटालियन यूनिफिकेशन आप लोग कह सकते हैं। तो उनके बाद अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने संभाली? विक्टर इमैनुअल 2। और मैंने आपको बताया था विक्टर इमैनुअल 2 कौन था? ही वॉज द रूलर और द किंग ऑफ सर्डिनिया पिडमोंट एरिया ऑफ इटली, जो कि खुद एक इटालियन रूलर थे।
तो उनके ऊपर जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई टू यूनिफाई इटली। अब ये इन्होंने किया कैसे? दिस ही हैड डन विद द हेल्प ऑफ कैवर। कैवर कौन थे? कैवर जो है पिडमॉन्ट स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। एंड ना तो वो कोई क्रांतिकारी थे, ना ही वो कोई डेमोक्रेटिक पर्सन थे, ना ही उनकी थिंकिंग डेमोक्रेटिक थी। ही वॉज जस्ट अ चीफ मिनिस्टर, बट ही वॉज अ वेरी टेक्टफुल पर्सन, और ही हैड हिज रूलर, हिज किंग, टू इन दिस मिशन ऑफ यूनिफाइंग इटली. What he did, he made alliance with France with his tactful diplomacy. अब मैंने क्या कहा था कि he was very clever. तो अपनी उस tactful diplomacy, डिप्लोमेटिक नेचर से इसने क्या किया? फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया, फ्रांस को अपने साथ मिला लिया, और फ्रांस को अपने साथ मिलाकर दे डिड अ वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया. और ऑस्ट्रिया ने किस एरिया को कंट्रोल कर रखा था? देखो ये जो सपोज दिस इज इटली, तो यहाँ पर 2 स्टेट थे हमारे, वेनेशिया एंड लोम्बार्डी. यहाँ पर जो है हैब्सबर्ग एम्पायर यानी ऑस्ट्रियन एम्पायर का कब्जा था. तो यहाँ पर उन्होंने अटैक कर दिया एंड ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया? इन्होंने हरा दिया. एंड इट वाज डन इन द ईयर 1859. अभी इसी के साथ अब रह गया था हमारा सेंट्रल और नीचे जो है सदर्न पार्ट. अभी इन दोनों में क्या किया आगे जो है, और जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया साथ में आफ्टर बिस्मार्क, सॉरी आफ्टर कैवर, द नेक्स्ट वाज गैरीबाल्डी. और गैरीबाल्डी का बेटा पूरा नाम था जिसेपे गैरीबाल्डी. डोंट गेट कंफ्यूज. एक थे जिसेपे मैजिनी जिन्होंने 1830 में रिवोल्ट किया था, एंड ये है जिसेपे गैरीबाल्डी. ही वॉज ऑल्सो एन इटालियन रेवोल्यूशनर. और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने सीक्रेट आर्मीज, जिसको कि गोरिल्ला आर्मी भी बोलते थे, और उनको जो नाम दिया था ना, रेड शर्ट्स का नाम दिया गया था बेटा. तो इन्होंने अपनी एक सीक्रेट आर्मीज जिसमें कि खुद वॉलंटियर्स आए थे, वो इन्होंने तैयार की. और ही ऑल्सो हेल्प्ड विक्टर इमैनुअल, कैवर, इन सब की इन्होंने हेल्प की थी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. अब इनका जो मेन रोल है वो क्या रहा? वो रहा, देखो, ही मार्च इनटू द सदर्न पार्ट ऑफ इटली. अब हमने किया था, सपोज दिस इज इटली, तो यहाँ पर ऑस्ट्रियन रूल था, बीच में पॉप्स थे, एंड जो सदर्न पार्ट था इटली का, यहाँ पर बर्बन फैमिली का रूल था, हु वर द स्पेनिश रूलर्स. तो ये जो है वहां चले गए, सदर्न पार्ट में चले गए, विच वॉज कॉल्ड द किंगडम ऑफ सिसिलीज. उसको बेटा वो जो सदर्न पार्ट था इटली का, उसको किंगडम ऑफ सिसिलीज बोला जाता है. तो ही ड्रोव आउट देयर, ही वेंट देयर. वहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे उनका इन्होंने सपोर्ट लिया, एंड दे ऑल्सो सपोर्टेड हिम हैप्पीली. इन्होंने, वहाँ के पेजेंट्स ने इनका साथ दिया पूरा, और उनकी हेल्प प्लस अपनी जो आर्मी थी उनकी हेल्प से इन्होंने क्या किया? वहाँ के जो स्पेनिश रूलर थे उनको हरा दिया. तो देखो अपर पार्ट की बात करें तो यहाँ से पिडमॉन्ट का एरिया ऑलरेडी इटली में था, ये भी ये लोग मिला चुके थे, और अब सदर्न पार्ट भी जो है इटली में मिल चुका था, है ना. रह गया क्या? बीच वाला हिस्सा. तो 1860 में ही ये सदर्न एंड नदर्न पार्ट को देखकर जब इतने सारे रिवॉल्ट्स हुए, यहाँ पर चेंजेस आए, यहाँ पे जो आउटर रूलर्स थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया. अब जो सेंट्रल पार्ट था ना इटली का, यहाँ पर भी लोगों ने क्या कर दिया? रिवॉल्ट कर दिया अगेंस्ट दी पॉप्स, और रिवॉल्ट करके उनको वहाँ से निकाल दिया. और फाइनली उन्होंने अपने आप को किसके साथ मर्ज कर दिया? ये जो सदर्न एंड नदर्न एंड सदर्न जो इटालियन स्टेट्स थे, इनके साथ अपने आप को मर्ज कर दिया कि नाउ वी वांट टू यूनाइट विद यू. अब क्योंकि देखो गैरीबाल्डी ने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सारी प्लानिंग की इन्होंने, विक्टर इमैनुअल की भी हेल्प की, कैवर की भी हेल्प की, साउथ में इन्होंने खुद अकेले जो है सारा कुछ संभाला. तो इसी वजह से इनके इस इम्पॉर्टेंट प्लानिंग एंड रोल के कारण ही इज कॉल्ड द बिस्मार्क ऑफ इटली. याद है ना बिस्मार्क कौन थे? जिनके जर्मन यूनिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल था. तो गैरीबाल्ड को जो है बिस्मार्क बोला जाता है, किसका? इटली का, बिकॉज ही प्लेड समवेयर अ सिमिलर रोल एज Bismarck played in the unification of Germany. Now finally what happened? Finally in 1861, देखो 1859 में उन्होंने ऑस्ट्रिया को जीता, 1860 में मिडल और सदर्न स्टेट्स को भी उन्होंने जीत लिया. सो इन सभी इम्पॉर्टेंट रूलर्स या रेवोल्यूशनर्स की हेल्प से, कौन कौन? मैजिनी, गैरीबाल्डी, कैवर, इन सब की हेल्प से क्या हुआ? फाइनली इन 1861 विक्टर इमैनुअल II was crowned as the king of unified Italy. देखो ये इटली का ये सारा एरिया क्या हो गया?
एक हो गया। अब ये जो अलग अलग स्टेट्स थे इतने सारे, ये सभी अब एक नेशन स्टेट बन चुके थे, एंड दे ऑल वर नाउ अंडर द इटालियन रूल। और इनका अब जो रूलर था वो भी एक इटालियन था, और वो कौन थे? वही रूलर जो कि कहाँ के राजा थे पहले? सिर्फ इस नदन पार्ट के। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, सिर्फ इस नदन पार्ट के, सरदीनिया पिडमॉन्ट के ये रूलर थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, इटली को यूनिफाई करने में इन्होंने इन सभी रेवोल्यूशनर्स एंड अपनी मिलिट्री के साथ मिलके ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। तो इसलिए क्या किया, इन्हीं को ही फाइनली आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन 1861 he was crowned as the king of unified Italy. So students, here our topic is finished of the unification of Italy. I hope that the topic is clear to you all. Still, if you have any doubt, you can ask me. Okay? We'll continue our chapter in the next video. Till then, all of you take care and have a good day.